हेलो फ्रेंड्स, सैनी स्टडी पॉइंट्स पे एक बार और आपका स्वागत है। और ऑल टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के तरफ आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 47 47 के अंदर। और इसमें टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह है। और इसमें हम कुछ जैसे यार टेस्ट या क्रॉस वेबर टेस्ट या ट्रायथलॉन या डेकाथलॉन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और भी कुछ परीक्षणों से संबंधित आज हमारा ये एमसीक्यू होगा, जो व्याख्या के साथ आपको मैं देने वाला हूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और टैगलाइन पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए, पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए के साथ मैं चलता हूं, समय न गंवाते हुए एकदम डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ। कम समय में ज्यादा प्रश्न देने का हम काम करते देखते हैं। ट्रायथलॉन में कौन कौन से खेल शामिल है? इसमें ट्रायथलॉन में कौन कौन से खेल शामिल है? तो ऑप्शन ए है आपका, जैसे तैराकी, साइकिलिंग और दौड़। ये 3 प्रतियोगिताएं ट्रायथलॉन में शामिल है, सभी जानते होंगे। लेकिन आइए हम और भी चीजें यहाँ पे देखिएगा। ट्रायथलॉन में खेलों का एक सही क्रम, यानी सबसे पहले कौन सा होता है, उसके बाद तीनों खेल का एक क्रम है। इसमें जो सही है, तो सबसे पहले तैराकी होता है, उसके बाद साइकिलिंग होता है, उसके बाद दौड़ होता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन उसी प्रश्न को कैसे घुमा देगा, बस थोड़ा सा। इसीलिए हम कहते हैं प्रैक्टिस अगर आपने किया है तो आप नहीं फंस सकते हैं। और ट्रायथलॉन की जो शुरुआत है 1920 फ्रांस से हुआ था। आपको ट्रायथलॉन को ओलंपिक खेलों में पहली बार सन 2000 में इसे शामिल किया गया था। तो यहाँ पे ट्रायथलॉन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको हमने दिया। इसी से संबंधित आधुनिक ट्रायथलॉन की शुरुआत किस देश के द्वारा हुई थी? किस देश के द्वारा हुई थी? तो ऑप्शन आपका बी सही, अमेरिका के द्वारा हुई थी। और इसका पहला आधुनिक आयोजन 25 सितंबर 1974 अमेरिका के सैन डियागो में हुआ था। तो आधुनिक जो ट्रायथलॉन की शुरुआत अमेरिका 1974 से। और ओलंपिक ट्रायथलॉन में कुल दौड़ कितनी होती है? इसमें जो दौड़ प्रतियोगिता होती है, 3 ही प्रतियोगिता है, तैराकी और साइकिलिंग और दौड़। इसमें जो कुल दौड़ कितनी होती है? तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन बी सही है, 10 किलोमीटर इसमें कुल दौड़ होती है। अब देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। देखिए 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर की तैराकी होती है, 40 किलोमीटर की इसमें साइकिलिंग होती है और 10 किलोमीटर का इसमें दौड़ होता है। तो ये चीजें अगर पूछता है, तो अगर आपके साथ प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा तो भाई मिस कर जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ट्रायथलॉन तो आप जानते हैं कि इसमें 3 प्रतियोगिताएं हैं। कौन कौन सी है ये बताया, क्रम क्या है ये बताया, इसमें दौड़ और तैराकी और इसमें सब क्या कितना होना चाहिए, ये चीज भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए ट्रायथलॉन में साइकिलिंग की ओलंपिक दूरी कितनी होती है, यानी साइकिलिंग में ओलंपिक की दूरी कितनी होती है? अभी मैंने जस्ट बताया कि इसमें 40 किलोमीटर होती है, क्योंकि और इसमें क्या होता है, तैराकी कितनी होती है, 1500 मीटर की। अभी मैंने जस्ट इसके पहले मैं बताया। अब बात करते हैं कि ट्रायथलॉन का जो अंतर्राष्ट्रीय संचालन कौन करता है? तो वर्ल्ड जो ट्रायथलॉन है, यही अंतर्राष्ट्रीय ट्रायथलॉन का संचालन करता है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करिए, अच्छे वीडियो पाने के लिए। और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, फास्ट करिए लेकिन स्किप मत करिए। डेकाथलॉन में किंग ऑफ एथलीट्स किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो डेकाथलॉन का जो विजेता होता है उसी को किंग ऑफ एथलीट के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट, जो एजिलिटी का सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा होता है? एजिलिटी का जो सबसे अच्छा जो परीक्षण क्या होता है, ये होता है इलिनोइस एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये आपका ऑप्शन बी सही है। इसमें हमने देखे इसका कुछ डिटेल दिया है कि जो खिलाड़ी पेट के बल स्टार्ट लाइन पर लेटता है, गो सिग्नल मिलते ही उठकर दौड़ शुरू करता है और निर्धारित कोनों के बीच जो जिग जैग जो कोन लगे होते हैं वो जिग जैग तरीके से दौड़ता है, अंत में फिनिश लाइन पार करता है और पूरा समय स्टॉप वॉच से मापा जाता है। जो एजिलिटी का सबसे अच्छा जो टेस्ट है इलिनोइस एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं IAT। अभी इसका जैसे आपको कभी पूछता है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है,
ये देखिएगा, ये जो चौड़ाई होती है इसकी 5 मीटर होती है और इसकी जो लंबाई होती है उसकी 10 मीटर होती है। देखिए, कुल लंबाई 10 मीटर और कुल चौड़ाई 5 मीटर, और बीच में जो 4 कोण होते हैं, 1 2 3 4, 4 कोण होते हैं, एक सीधी लाइन में होती है, और कोनों के बीच की दूरी 3.3 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि इस कोण के बीच की जो दूरी होती है वो 3.3 मीटर। ये 3.3 मीटर, 3 3 9 9 10 मीटर हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई इसकी 5 मीटर होती है। अगर ऐसा पूछता है तो, और कोण से कोण के बीच की दूरी 3.3 मीटर होता है। यहाँ पे शुरू करते हैं दौड़ और उसके बाद जिग जैग करके, ऐसे जिग जैग करके और पुनः यहाँ पे दौड़ इस तरह से होती है। तो इसी को कहते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं। कैसे होता है आपको हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास किया। क्राउस वेबर टेस्ट किसका परीक्षण करता है? क्राउस वेबर टेस्ट आप जानते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ये न्यूनतम मांसपेशी फिटनेस का परीक्षण करता है। और इसमें जो क्षय है उसको भी बताते हैं। न्यूनतम मांसपेशी फिटनेस क्राउस वेबर विशेष टेस्ट या क्षय मापने के लिए बनाया गया, जो शरीर की प्रमुख मांसपेशी जैसे पेट, पीठ के निचले हिस्से में स्वास्थ्य के लिए आवश्यक न्यूनतम शक्ति लचीलता है या नहीं। यहाँ पे देखते हैं इसमें 6 अलग अलग परीक्षण होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसमें एक में भी विफल होता है तो उसके न्यूनतम मांसपेशी जो मानक पे वो उतरता नहीं। हम कह सकते हैं न्यूनतम मांसपेशी फिटनेस के मानक पर वो खरा नहीं उतरता। इसलिए किसी भी परीक्षण में, इस परीक्षण में फेल होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि ये 6 जो है इनके जो मानक टेस्ट है, भाग है, जैसे दोनों पैर सीधा रख करके हाथ पीछे धड़ उठाना, घुटने मोड़ हाथे पीछ उठाना, एक पैर उठाकर 10 सेकंड तक पकड़ना, पेट के बल लेटकर सिर व छाती उठाना, पेट के बल लेटकर पैर उठाना, आगे झुककर हाथों से पैरों को फर्श को छूना। तो ये 6 मॉडल टेस्ट हैं जो यहाँ पे देखेंगे। ये सारे जो 2 3 ये 4 ये 5 ये 6, ये 6 जो क्राउस वेबर टेस्ट के ये तरीके हैं। इसी तरह से जो हमने बताया उसी तरह से इसको करना होता है। और इसी में आपको अगर फेल होते हैं तो न्यूनतम मांसपेशी क्षमता के हिसाब से आप ठीक नहीं है। ये वही चीजें हैं यहाँ पे मैंने दे दिया है। यहाँ बात करते हैं मोटर लर्निंग का कौन सा चरण जो फर्स्ट और कॉन्सर के अनुसार अंतिम होता है, इसमें कौन सा चरण? तो ये ऑटोनोमस स्टेज जो होता है, जैसे हम कहीं कोई चीजें सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा दिक्कत होती है और जब थोड़ा सा और सीख लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाती है। लेकिन अंतिम में जैसे मान हम गाड़ी चलाते हैं तो डर लगता है कि कहीं लड़ न जाए, गियर फंस जाता है, स्टार्ट नहीं होता है, बंद हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मतलब क्या है कि वो चीजें दूर हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों में बाद भीड़ भाड़ कहीं भी आप लेकर निकल जाते हैं और लास्ट में बहुत इजी वे में चले जाते हैं। तो ये है कि जो कौन सा चरण जो फिट्स और जो कॉन्सर के अनुसार अंतिम चरण होता है। तो स्वाभाविक अंतिम चरण वही होगा जब आप परफेक्ट हो गए हों, आपसे गलतियां कम हो रही हों, आप किसी काम को बड़े बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो संज्ञानात्मक जो पहला चरण या सीखने का जो पहला चरण है, सीखने वाला व्यक्ति समझता है कि क्या करना है, इसमें बहुत अधिक मानसिक प्रयास ध्यान की आवश्यकता होती है और गलतियां बहुत होती है इसमें, जो फर्स्ट स्टेज होता है। और सेकेंड स्टेज जो होता है जो सहचर्य दूसरा चरण, या सीखने वाला व्यक्ति गति को परिष्कृत करता है और गलतियां कम करता है और प्रदर्शन अधिक सुसंगत हो जाता है। लेकिन तीसरा चरण जो होता है ऑटोनोमस स्टेज होता है, स्वायत्त चरण जो अंतिम चरण होता है, यह अंतिम चरण इसमें कौशल इतना सीख लिया जाता है कि स्वचालित हो जाता है और इस चरण में सीखने वाले को बहुत कम सचेत ध्यान की आवश्यकता होती है और वह बिना सोचे समझे किसी कौशल का प्रदर्शन कर सकता है। साइकिल चलाते जैसे साइकिलिंग चलाते हुए बात करना, गाड़ी चलाते हुए बात करना, गाड़ी चलाते हुए मतलब कुछ भी करता रहता है। तो इस तरह से हम देखें को ये जो तीसरा चरण होता है जो मतलब अच्छा चरण माना जाता है, इसमें गलतियां कम होती है, नहीं के बराबर होती है। जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसका परीक्षण, ये सब जानते हैं, कई बार मैंने क्वेश्चन आ गया। हृदय श्वसन शक्ति की ये एग्जाम है और ये एरोबिक क्षमता और हृदय संबंधित फिटनेस को मापता है। और ये विकास इस 1943 में जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लूसियन ब्रोवा
द्वारा विकसित किया गया था, लुसियन ब्रोहा के द्वारा। और इसमें पुरुषों के लिए 20 इंच और महिलाओं के लिए 16 इंच ऊंची बेंच 5 मिनट या थकान होने तक 30 कदम प्रति मिनट की दर से चढ़ना और उतरना होता है। इसका हमने जिक्र कई बार किया है और एग्जाम्पल और फिगर के साथ भी दर्शाया, लेकिन आप भी जान जो ये मैक्स का सबसे संबंधित सबसे क्या किससे संबंधित है, तो अधिकतम ऑक्सीजन का उपभोग करना, अधिकतम ऑक्सीजन का उपयोग करना। यहाँ नेक्स्ट करते हैं, जो सर्कल ट्रेनिंग का विकास किसने किया था? सर्कल ट्रेनिंग का विकास किसने किया था? तो मॉर्गन एंड जो एंडरसन है, इन्होंने किया था। विकास 1953 में, कुछ स्रोतों में 1957 भी है, 59 भी है, लेकिन मुख्य जो 1953 को मैंने ज्यादा सही माना जाता। आप एग्जाम्पल जो आप प्रश्न के हिसाब से, विकल्प के हिसाब से अपने को उसमें सेट करिएगा। लीड्स विश्वविद्यालय इंग्लैंड में इस जो सर्किल ट्रेनिंग का विकास हुआ था, और सामान्य शारीरिक फिटनेस शक्ति और सहन शक्ति में सुधार करना इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य था, इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य था। यहाँ देखें, ओवर ट्रेनिंग का मुख्य लक्षण क्या हो सकता है? जब हम कोई ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लेते हैं, समय से ज़्यादा लेते हैं या बहुत ज़्यादा करते हैं, तो स्वाभाविक है कि थकान और प्रदर्शन में गिरावट आती है। एक ही चीज़ को बहुत बार बार करते हैं, दिन भर करते हैं, तो फिर थकान होगा, तो फिर उसमें गिरावट आएगी। जब कोई एथलीट व्यक्ति की रिकवरी क्षमता से अधिक व्यायाम करता है, उसे पर्याप्त आराम नहीं मिलता, तो ओवर ट्रेनिंग जो सिंड्रोम OTS विकसित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब थकान हो तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। JCR टेस्ट में हम कह सकते हैं जंपिंग है, चिनिंग है और रनिंग। और हम कह सकते हैं कि ये करते जो स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, और विश्वसनीयता रिलेटिव जो है 0.91 से 0.97 के बीच है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, ये 3 है, JCR के 3 स्टेप है, या जंपिंग और चिनिंग और रनिंग। अब मैं बात करता हूँ कि जंपिंग में क्या है, चिनिंग में क्या है और रनिंग में क्या है। ये चीजें हम जानते हैं कि आप तीनों ही जानते हैं, लेकिन इसमें और भी अंदर हमने आपको बताने का प्रयास किया है। 1947 में JCR टेस्ट का विकास किसने किया था? तो यहाँ पे BE फिलिप्स के द्वारा JCR टेस्ट 1947 में विकसित किया गया था। इसमें क्या है, जो इनमें जो 3 प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी है? J का मतलब होता है जंप यानी कूद, C का मतलब चिन या चिनिंग, या हम कह सकते हैं चिनअप, और R का मतलब होता है रन यानी दौड़ना। JCR टेस्ट बैटरी का विकास अमेरिका देश में हुआ था। कहाँ हुआ था? यानी 1947 में, और BE फिलिप्स ने अमेरिका में इस टेस्ट का परीक्षण किया गया था। तो यहाँ पे 4-5 प्रश्न आपको मिल गए एक प्रश्न के साथ। अब बात करते हैं कि JCR टेस्ट में जो जंपिंग होता है, तो जंपिंग से क्या तात्पर्य होता है? जिस जंपिंग किस तरह का होता है, यानी वर्टिकल जंप होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो स्वाभाविक है कि इसमें जंपिंग जो होता है वो क्या होता है, आपका वर्टिकल होता है। इसलिए ऑप्शन आपका ये सही है, वर्टिकल जंप। वर्टिकल का मतलब है ये जो होता है ये वर्टिकल होता है, लेकिन अगर ये वाली लाइन होता है हॉरिजॉन्टल होता है। यानी हम उछलते हैं, जैसे बास्केटबॉल में हम मारते हैं, बास्केटबॉल को मारते हैं, या बास्केटबॉल से गोल करते हैं, वो मतलब टोकरी में बॉल डालते हैं, वो स्टैंडिंग ब्राम जंप जंपिंग में आता है, जो वो वर्टिकल होता है। यहाँ पे देखेंगे JCR जंप, जो चिनअप एंड टेस्ट में जंप का अर्थ वर्टिकल जंप से होता है, जिसका उपयोग पैरों की विस्फोटक शक्ति से, यानी स्टैंडिंग ब्रांड जंप जो होता है, स्टैंडिंग ब्रांड जंप कर सकते हैं, वो भी आपके वर्टिकल में ही आता है, उसको वर्टिकल जंप ही कहते हैं। और पैर की विस्फोटक शक्ति इससे हम ज्ञात करते हैं, जो इससे कह सकते हैं किया जाता है। बात कर देखिए यहाँ पे JCR टेस्ट में कौन सा परीक्षण विस्फोटक शक्ति, जो एक्सप्लोसिव पावर को मापता है, इसमें कौन सा मापता है? ये फिगर यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे इसका फिगर नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जो ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है। आप जो सीट इंजरी जो आप देखेंगे वो लचीलापन को मापता है। फिर आप देखेंगे कि जो शटल रन है वो चपलता को मापता है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है जो वो किसको, विस्फोटक शक्ति को मापता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देखेंगे JCR टेस्ट जो चीनिंग से आप क्या समझते हैं? तो पुल अप या चिन अप, ये पुल अप या
चीन अप। देख सकते हैं कि ये आपका जो दृश्य है, जैसे हम किसी चीज को लेकर के आम ऐसे उठते हैं, इसको हम क्या करते हैं, पुल अप और चीन अप। अगर हम अंदर से करके ऐसे करते हैं तो वो चीन अप। सेम दोनों का पोजीशन थोड़ा सा अपोजिट है, लेकिन माना जाता है ये वर्सेस, यानी हम कह सकते हैं पुल अप भी है और चीन अप भी है। दोनों में से अगर एक भी ऑप्शन देता है उसको सही मानेंगे, अगर दोनों देता है तो दोनों आपको लगाना है। यानी पुल अप और चीन अप दोनों में से कोई देता है तो जेसीआर टेस्ट में जो चीनिंग से आपका तात्पर्य हो जाता है। यहाँ पे फिगर हमने इसलिए बनाया था। जेसीआर टेस्ट में जो रनिंग से क्या तात्पर्य, दौड़, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि जो शटल रन है 100 मीटर दौड़ है, 50 मीटर या 1000 मीटर दौड़ तो सब है इसमें, लेकिन कौन है जेसीआर टेस्ट में किस रनिंग को लिया जाता है? ऑप्शन सी ए सही है, शटल रन को इसमें लिया जाता है। जो शटल रन दो जगह, यहाँ से दौड़ता है, यहाँ से दौड़ता है, यानी दौड़ करके शटल रन। अब देखे होंगे छोटे बच्चे दौड़ते हैं, अभी दौड़े होंगे किसी खेल या फिलिप्स जेसीआर टेस्ट में शटल रन की कुल दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पे 100 यार्ड यानी 100 गज या लगभग 91.44 मीटर होती है शटल रन की दूरी इसमें जेसीआर टेस्ट में। अब देखते हैं जेसीआर टेस्ट में कितने सिग्मा जो स्केल होते हैं, कितने सिग्मा स्केल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, 6 सिग्मा स्केल होते हैं। काफी दिनों बाद वीडियो आ रहा है, चूंकि शादी विवाह का माहौल चल रहा, उसमें थोड़ी व्यस्तता हो गई थी, घर पे शादी उदी पड़ गया था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन चलिए, खो खो खेल का नाम संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है? तो ये सब जानते हैं, शिव। खो खो खेल पर एक शिव शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में जाओ, रास्ता छोड़ो, जाओ और आगे बढ़ो या पीछा करो का भाव देता है। तो शिव इसमें संस्कृत शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का एक सही एग्जाम्पल आपका सी सही है, दीवार पे धक्का देना। और प्रैक्टिस सेट मेरा 37 में जाएंगे। आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक को मैं बहुत बेहतर तरीके से मतलब हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से समझाया। प्रैक्टिस 37 हम क्या बताएं कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसका हमने क्लास ले नहीं रखा है। पीछे अगर आप चाहें तो पढ़ें, वो सब सारी चीज़ें मिल जाएगा। लेकिन बच्चों में एक बीमारी है कि उस पर अगर रियलिटी शब्द लगा है तो टीजीटी के लिए नहीं हो सकता। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। टीजीटी के ही हिसाब से एलटी ग्रेड को भी पढ़ाया गया है, जो सब चीज़ मिलता जुलता, कुछ ही चैप्टर नहीं मिलता है, बाकी सब मिलता है। इसलिए आप प्रैक्टिस 37 भी आप देख सकते हैं, जो आइसोमेट्रिक टोनिक काइनेटिक से संबंधित बहुत अच्छा है। ये समझिए बनाया है। अगर किसी अभ्यास मांसपेशी की लंबाई ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, तनाव बना रहता है, ऐसे संकुचन को हम आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के दीवार को धक्का देना, जिसमें आप सही है, आप पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन दीवार हिलती नहीं है, मांसपेशी तनाव रहती है, लंबाई नहीं बदलती है। रुकी हुई भारी वस्तु को खींचना, अपने किसी घर में रस्सी बना करके उसको खींचिए, वो घर खिंचाएगा नहीं, वस्तु नहीं खींच सकती, शरीर में बल लगता है पर कोई गति नहीं होती है। आइसोमेट्रिक, आइसो का मतलब सेम, एक समान, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट यानी माप, यानी मांसपेशियों की लंबाई ना तो बढ़ती है ना तो घटती, उसी को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन। यहाँ पे देखेंगे जो न्यूटन का प्रथम नियम जो खेल में किससे संबंधित है, न्यूटन का, यानी त्वरण जड़त्व क्रिया प्रतिक्रिया कोई नहीं, इसमें किससे हो सकता भाई, ये जड़त्व का नियम जो प्रथम नियम है, वो जड़त्व का नियम जो है। यहाँ पे जड़त्व का नियम क्या होता है, ये न्यूटन ने 3 नियम बनाया। जड़त्व का नियम, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, इसमें क्या होता है सिद्धांत, कोई भी वस्तु स्थिर या गतिमान तब तक रहती है जब तक उस पे बाहरी बल कोई नहीं लगता। जैसे मान लीजिए हम फुटबॉल रखे हैं, वहां पे छोड़ दीजिए, जब तक हम उस पर टच नहीं करेंगे तब तक फुटबॉल आगे नहीं बढ़ेगा। या फुटबॉल को हमने मार दिया है, वो जब तक कहीं टच नहीं होगा तो वो रुकेगा नहीं। जैसे आपको देखते हैं कि घर्षण होता है तो रुक जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, स्थिर अवस्था में है, लेकिन यहाँ से जब हम इसको मारते हैं तो इसमें गति उत्पन्न होती है। जब गति उत्पन्न होती है, ये देखिए घास पे, जमीन पे वो टच करता है, और उसके बाद ये क्या करता है, धीरे धीरे रुक जाता है। या आप कह सकते हैं जो ये पोल होता है, ये पोल में जाल लगा होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब आया तो पोल ने रोक लिया। यानी जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगता है
वो तब तक वो चलता रहता है, या कोई बाहरी बल अगर नहीं लगता है तो वहां से वो हटता नहीं है। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। तो आइए हम देखते हैं इसमें तीनों नियम का त्वरण का नियम क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, जो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है। सीधा किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल F के समानुपाती और उसके द्रव्यमान m के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसमें देखिएगा बल क्या होता है, वह धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है। बल, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा चीज रखा हुआ है, उसके बाद हम उसको धक्का देते हैं तो वो स्थान उसका क्या होता है, बदल जाता है, उसी को कहते हैं बल। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, जैसे लोहे का गोला है तो पदार्थ से बना हुआ है, तो वो उसी को कहते हैं हम द्रव्यमान। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, अगर जो गोला 60 फुट है उसके वेग में हम परिवर्तन कर देते हैं, उसी को कहते हैं हम त्वरण। जैसे ये मारकर है, इसको हमने फेंक दिया तो इसके जो वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ये ऐसे रुका हुआ लेकिन हम इसको पुश कर दिए तो इसमें वेग में परिवर्तन हो गया और दूर जाके गिराएगा, इसी को कहते हैं हम त्वरण। देखिएगा खेल के उदाहरण से एक 60 फुट, जैसे एक हैमर थ्रो, बहुत जैसे अगर गोला है और बहुत बॉडी बिल्डर हो, भाई हैवी वेट का व्यक्ति हो, तो वो ज्यादा दूर तक उसे फेंक सकता है, लेकिन कम वेट का हो और कम बल वाला हो तो उसे कम दूरी तक फेंकता है। यही बताएं, अधिक बल से फेंकने पर अधिक दूरी तक यानी तेजी से जाता है, क्योंकि भारी खिलाड़ी कम वजन का उपकरण जैसे भाला को अगर फेंक दिया, गोला को अगर फेंक दिया, तो यह जो त्वरण मिलता है उसी की वजह से वो अधिक दूरी तक जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं त्वरण का सिद्धांत। जैसे आएगा कि जेवलिंग थ्रो और हैमर थ्रो या डिस्कस थ्रो या मतलब 60 फुट थ्रो, ये किसी न्यूटन के किस नियम का एग्जाम्पल है, तो हम कह सकते हैं कि त्वरण का नियम, सेकेंड लॉ ऑफ जो एक्सीलरेशन का यह एक एग्जाम्पल है। तो ये है न्यूटन का जो ये दूसरा नियम, और न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कह सकते हैं थर्ड नियम, लॉ ऑफ हम कह सकते हैं एक्शन या रिएक्शन हम बात करते हैं। प्रत्येक क्रिया एक्शन हमेशा बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन। अभी एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, उदाहरण, एक तैराक पानी को पीछे धकेल, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा एक छोटा सा बच्चा श्रीलंका से दौड़ते हुए 7 साल का लड़का, वो श्रीलंका से भारत आया गया, तो वो तैरता है जब मान लीजिए पीछे हाथ करता है वो आगे को जाता है। जैसे आप चाबुक आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये नाव है, अगर इसमें बैठ करके चाबुक चलाता है ऐसे ऐसे, तो वो और नाव आगे जाता है, वो पीछे जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पैर लगाए हैं और यहाँ पे अगर इसको दबाएंगे तो ये नाव क्या हो जाएगा, आगे खसक जाएगा। तो एक्शन, हम एक्शन इधर करते हैं, रिएक्शन इधर करते हैं। जैसे आप देखिए बंदूक की गोली जब चलती है तो गोली तो आगे निकलती है एक्स, और उसके बाद रिएक्शन क्या होता है, हम पीछे, यानी हम कह सकते हैं हम पीछे को झटका हमको लगता है, जैसे गोली का। ये जो जैसे आपने देखा होगा रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो जैसे ही उसमें जो एनर्जी होती है नीचे आती है ईंधन, और उसके बाद वो ऊपर मतलब वो जाता, फ्लो से ऊपर जाता है। एक्शन और रिएक्शन, इसी को हम कहते हैं थर्ड नियम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, जैसे दौड़ते समय पैर जमीन को नीचे पीछे धकेलता है और जमीन पैर के ऊपर आगे बढ़ती जाती है। तो इस तरह से तैराक पानी, एक सभी सारे एग्जाम्पल आपके देखने को मिल सकते हैं। ये आपके न्यूटन्स के तीसरे नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ देखें, जो सोमेटो टाइप सिद्धांत किसने दिया था, तो शेल्डन ने दिया था। सोमेटो, यस से सोमेटो, यस से शेल्डन, यस से सोमेटो, एस से शेल्डन। तो सोमेटो टाइप का सिद्धांत कौन दिया था, शेल्डन दिया था। सोमेटो सिद्धांत 1940 अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम हार्वर्ड शेल्डन ने दिया था। अब बात करते हैं इससे संबंधित, इसका भी आप मनोविज्ञान का हमारा पढ़ेंगे तो बहुत सारा मनोविज्ञान से आपको मिल जाएंगे। विलियम एच शेल्डन व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना जो सोमेटोटाइप के आधार पर कितने भागों में बांटा था, तो यह 3 भागों में बांटा था, जो एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, ये 3 तरीके से इसको बांटा था। और एक देखिएगा एंडोमॉर्फ शरीर की प्रकार की विशेषता क्या है, तो ये एंडोमॉर्फ के जो लोग होते हैं वो मोटे होते हैं,
मोटे होते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, विलियम एस सेल्डन ने 3 जो एंडोमॉर्फ, गोल, मोटा, नरम शरीर, सामाजिक और आराम पसंद स्वभाव का व्यक्ति होता। कौन? एंडोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ, मांसल, मजबूत शरीर, आत्मविश्वासी होता। मेसोमॉर्फ मांसल होता है, मजबूत होता है और शरीर सक्रिय और आत्मविश्वासी होता है। एक्टोमॉर्फ, पतला, लंबा शरीर, संवेदनशील और अंतर्मुखी होता है। आइए हम कुछ फिगर को भी बताने का देखिएगा। ये है आपका एक्टोमॉर्फ, ये है आपका मेसोमॉर्फ, ये है आपका इंडोमॉर्फ। ये तीनों शरीर की जो सेल्डन के द्वारा इस तरह के लोग पाए जाते हैं और इस हिसाब से उनकी शारीरिक संरचना के आधार पे इन्होंने बहुत सारी चीजें बताया है। जो ऑक्सीजन डेप्थ किस स्थिति में होता है सब जानते हैं कि एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के जब हम व्यायाम करते हैं तो वो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। जैसे एनारोबिक व्यायाम हवाई, जब हम तेज दौड़ते हैं या वजन उठाते हैं तो मांसपेशी बहुत तेजी से ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जब फेफड़े उतनी तेजी से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं तो मांसपेशी बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा पैदा करना शुरू कर देती है। और लैक्टिक एसिड, इस प्रक्रिया में मांसपेशी में जो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। और ऑक्सीजन ऋण क्या होता है? व्यायाम के बाद शरीर को इस जमा लैक्टिक एसिड को हटाने और ऊर्जा स्तर को सामान्य करने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे हम ऑक्सीजन ऋण कहते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। तो एनारोबिक व्यायाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अब लगातार वीडियो आएगी टीजीटी की, एक एक टॉपिक पे आएगी। चूंकि व्यस्तता थी नहीं आ पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।